Please subscribe to my YouTube channel एजुकेशनल फाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कानून इस्तकरार हासिल यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी वजाहत, कोई तारुफ इसका मालूम कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जब कारोबार में मज़ीद इकाइयाँ लगाई जाती हैं और वो मज़ीद इकाइयाँ आपकी या तो मेहनत हो सकती है या फिर सरमाया हो सकता है। इन दो में से यानी कि ये आमलीन हैं, तो अगर इनको लगाने से हमारी पैदावार में इजाफा हो और इनको लगाने से मुख्तलिफ पैदावार में कोई तब्दीली वाक़ई ना हो, इसे हम कानून इस्तकरार हासिल कहते हैं। जैसा कि हमने इसकी तारीफ में देखा, अब इस कानून को बाकायदा हम इसकी वजाहत करते हैं। वजाहत करने के लिए हम देखते हैं कि अगर किसी एक मुअय्यन आमिल पर दीगर मुतगय्यर आमिल की इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो हर ज़ायद इकाई पहली इकाई के बराबर पैदावार या मुख्तलिफ पैदावार बराबर रहे तो इसको कानून इस्तकरार हासिल का नाम दिया जाता है। अब इसकी हम थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं। ये तो हमारे पास कानून के अल्फाज थे जो हमारे पास लिखे हुए थे, लेकिन अब वजाहत करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक मुअय्यन आमिल, अब ये जो मुअय्यन आमिल का लफ्ज़ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ज़मीन कुछ भी हो सकती है, जो चाहे 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, या एक ही शॉप है, या हम कह सकते हैं कि एक कारोबार की इकाई है, उस पर दीगर मुतगय्यर अवामिल। अब मुतगय्यर का मतलब है, आपको पता है कि तब्दील होने वाले अवामिल हैं। तो मुतगय्यर आमिल में हमारे पास फिर 2 चीज़ें आ सकती हैं, या सरमाया तब्दील होता रहता है या फिर हमारे पास मेहनत की इकाइयाँ जो तब्दील होती रहती हैं। तो ज़मीन पर सरमाए की इकाइयाँ या मेहनत की इकाइयाँ लगाने पर हर जायद इकाई का क्या मतलब है, अगर पहले मजदूर लगाया, दूसरा मजदूर लगाया या तीसरा मजदूर लगाया तो हमें पता चलता है कि उसकी मुख्तलिफ पैदावार पे कोई असर नहीं पड़ा। यानी कि पहले भी जो उसकी मुख्तलिफ पैदावार थी अब भी वही है, और उन हर इकाई पे उसकी मुख्तलिफ पैदावार में कोई फ़र्क नहीं आया। तो इसको हम कानून इस्तकरार हासिल का यानी कि कांस्टेंट रिटर्न का नाम देंगे। तो अब हम इसका
टेबल बना लेते हैं, गोशवारा बना लेते हैं। तो गोशवारा हम इसका गोशवारे के लिए हमारे पास फिर 3 इसके कॉलम बनेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास मेहनत या सरमाए की इकाइयाँ, दूसरे नंबर पे हमारे पास कुल हासिल, तीसरे नंबर पे हमारे पास मुख्ततिम हासिल। अब ये हमारे पास 3 कॉलम है। इस तरह से अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 मेहनत की या मज़दूरों की इकाइयां हैं। पहला मज़दूर लगाने पर जो हमारे पास मुख्ततिम और कुल सरमाया हासिल मिलता है, दूसरा मज़दूर लगाने पर या तीसरा मज़दूर लगाने पर जो हमें पैदावार हासिल होती है, हम इसकी 3 इकाइयाँ बना लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। 3 मज़दूर लगाने पर कुल हासिल और मुख्ततिम हासिल। तो सबसे पहले हम मुख्ततिम हासिल, क्योंकि हमने कानून में पढ़ा था। अब ये देखें, आपको मैं इस डेफिनेशन में दिखा देता हूँ कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है एक मुअय्यन अमिल पर दीगर मुतगय्यर अमिल। एक मुअय्यन अमिल है, उस पर दीगर मुतगय्यर अमिल यानी कि तब्दील होने वाली इकाइयाँ 1, 2 और 3 लगाने पर हर जायद इकाई यानी कि पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी पर उसका जो मुख्ततिम पैदावार है या उसकी जो पैदावार है वो आपस में बराबर रहे। अब मुख्ततिम पैदावार पहले भी 300 थी, अब भी वही बराबर 300 है, उसके बाद भी अगली इकाई पे यानी कि तीसरी इकाई पे भी 300 ही रहे। जबकि कुल पैदावार में हमारे पास इजाफा हो सकता है कि पहले नंबर पे हमारे पास 300 है, दूसरे मजदूर लगाने पे हमारे पास 600 पैदावार की इकाइयाँ हैं और तीसरा मजदूर लगाने पर हमारे पास 900 पैदावार हासिल हुई है। लेकिन ये कुल हासिल है, मुख्ततिम हासिल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और आप इसकी वजाहत भी इसी तरह ही कर सकते हैं कि मैं आपको इसकी वजाहत बता देता हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि कारोबार में अगर सरमाए की या मेहनत की पहली इकाई लगाते हैं तो हमारा मुख्ततिम हासिल 300 है, जबकि जैसे ही दूसरी इकाई लगाते हैं तो मुख्ततिम पैदावार में कोई भी इजाफा नहीं होता और वो पहले की निस्बत वही बराबर रहती है। पहले अगर 300 थी तो उसके बाद भी 300 ही है। और इसी तरह तीसरा मजदूर लगाने या तीसरी ज़र की इकाई लगाने पे भी हमारे मुख्ततिम पैदावार में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। तो इस तरह ये हमारे पास इसमें मुख्ततिम हासिल हो गया। जबकि कुल हासिल में पहले मजदूर की इकाई लगाने पर 300, दूसरे के 600 और तीसरे मजदूर के लगाने पर उसके कुल पैदावार में पहले की निस्बत इजाफा होता गया। जबकि मुख्ततिम पैदावार में जैसा कि तारीफ में बताया गया है कि कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी और पहले की निस्बत वो बराबर ही रहेगा। तो उसके बाद हम ये आपकी वजाहत हो गई जो मैंने अभी आपको बताया। वजाहत मालूम करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसकी डायग्राम। ये डायग्राम में हम डायग्राम बना के इसकी वजाहत करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वाई साइड का ख़त बनाते हैं, फिर एक्स साइड का ख़त बनाते हैं। ये हमारे पास वाई साइड है, ये हमारे पास एक्स साइड है। जैसा कि हमारे पास मुख्ततिम पैदावार जो 300 है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर इधर 300 है 0 है, उसके बाद हमारे पास 100 है, 200 है, या हमारे पास 300 है, 300 है पहले नंबर पे, 100, 200 और 300। इसी तरह मेहनत की इकाइयाँ हमारे पास या ज़र की इकाइयाँ, पहला मज़दूर, दूसरा और ये तीसरा मज़दूर। अब क्योंकि किसी भी मज़दूर पे
पैदावार की इकाई तब्दील नहीं हो रही तो हम इस तरह से लाइन खींचेंगे जो इस तरफ इस चीज़ की वजाहत करेगी कि मुख्ततिम पैदावार में तो कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही, जबकि मज़दूरों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो हम देखते हैं कि पहले मज़दूर की इकाई पे 300 है, दूसरे मज़दूर की इकाई पे 300 है। तो हमारे पास जो ख़त है इस्तक़रार हासिल, उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, जबकि मज़दूरों की इकाइयाँ पहले की निस्बत बढ़ती जा रही हैं। अब ये हमारे पास एक्स साइड है, तो ये हमारे पास या तो मेहनत है या सरमाए की इकाइयाँ हैं, जबकि हमारे पास वाई साइड पे मुख्ततिम हासिल, हम इसे लिख सकते हैं। मुख्ततिम हासिल में हम इधर मुख्ततिम हासिल भी इसे बना सकते हैं। अब इसकी वजाहत भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरह अगर इसकी वजाहत करना चाहें या करना चाहूँ तो मैं इसके लिए सबसे पहले मैंने इनके ग्राफ के नाम दे देने हैं, यानी कि ओ वाई ख़त मुख्ततिम हासिल को ज़ाहिर करता है, जबकि ओ एक्स ख़त ज़र या मेहनत की इकाइयों को ज़ाहिर करता है। और इसी तरह जो आप निशान लगाते जाएं, जिस तरह उसकी वजाहत करते जाएं, तो इसकी वजाहत होती चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम इस कानून का इतलाक देख लेते हैं। तो इस कानून का इतलाक आसान अल्फाज में, अगर हम इसका कानून है हमारे पास कानून इस्तक़रार हासिल का इतलाक, तो कानून इस्तक़रार हासिल का इतलाक ज़्यादातर संतों पे होता है, यानी कि संती शोबाजात पे होता है। ये हमने इसका इतलाक पढ़ लिया। अब इसमें हम जो मेन चीज़ शामिल करना चाहेंगे वो कानून पढ़ने के बाद इसका इतलाक है कि आखिर जो हमने पढ़ा है, जो कानून हमने इसे हमने पढ़ा है, तो ये आखिर कानून किस जगह पे, कहाँ पे ये लागू होता है। तो ज़्यादातर ये संतों पे इसका इतलाक होता है। ठीक है जी, आज के लिए बहुत है। जज़ाकल्लाह खैर। तो लेकिन ये है कि आपको एक दफ़ा मैं इसकी वजाहत कर लेता हूँ, उस वजाहत में आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। और मैं इसको आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ। कानून इस्तक़रार हासिल में लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है हमारे पास। जब कारोबार में मज़ीद इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो मुख्ततिम पैदावार में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। अब वो जो हमारे पास मेहनत या सरमाए की इकाइयाँ हैं वो मुतग़य्यर आमिल हैं। ये मुतग़य्यर आमिल के तरफ इसकी निस्बत होती है। ठीक है। और मुअय्यन आमिल में हम ज़मीन ले सकते हैं, ज़मीन को लिख सकते हैं। इसी तरह हमने इसकी डिफ़ाइन की है। डिफ़ाइन में हमने लिखा है कि अगर एक किसी मुअय्यन आमिल पर दीगर मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो हर ज़ायद इकाई पर पहले इकाई के बराबर ही पैदावार हासिल होती है। यह मुख्ततिम पैदावार बराबर होती है। इसको कानून इस्तक़रार हासिल का नाम दिया जाता है। इसकी वजाहत आप कर सकते हैं। उसके बाद गोशवारा है। गोशवारा में हमने देखा कि हमारे पास मेहनत की 3 इकाइयाँ हैं या ज़र की 3 इकाइयाँ हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इसी तरह। लेकिन उसकी मुख्ततिम पैदावार में कोई भी
कभी बेशी नहीं आई, कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। और इसी तरह इसका हमने फिर ग्राफ बनाया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।